हम्म तो वेलकम। चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपन चौथी क्लास में आज आ चुके हैं। और पिछली जो आपने क्लास देखी है उसके अंदर अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के चारों प्रकारों में से दो प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया का था। और संयोजन अभिक्रिया जब भी होती है तो संयोजन अभिक्रिया मोस्टली ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हो रही थी। और वियोजन या अपघटन जो अभिक्रिया होती है वो मोस्टली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। संयोजन हो रहा था तब संयोजन के अंदर एक पदार्थ का निर्माण तो हो रहा था लेकिन उसके साथ में ऊष्मा निकल रही थी, जिसमें आपने एक तो प्राकृतिक गैस का दहन देखा था। प्राकृतिक गैस के दहन के साथ साथ में जो श्वसन प्रक्रिया थी वो भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया थी। और तीसरा आपने देखा था जो शाक सब्जियां हैं यानी कि जितने भी वनस्पति द्रव्य है उनका जब कंपोस्ट किया जाता है, उनको जब सड़ाया जाता है तो उसमें से भी ऊष्मा निकलती है। तो संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। और जो वियोजन अभिक्रिया है या फिर जो अपघटन अभिक्रिया है वो अपघटन अभिक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। वियोजन तीन टाइप के थे, तापीय अपघटन, तापीय या ऊष्मीय अपघटन, दूसरा आपने नोट किया था प्रकाशीय अपघटन, और तीसरा था विद्युतीय अपघटन। विद्युतीय अपघटन में दो एग्जाम्पल थे, एक था नमक, नमक में Na+ और Cl- आयन बनते हैं। Na+ आयन बनता कैथोड पे और Cl- आयन बनता एनोड के ऊपर। जल का विद्युतीय अपघटन था तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पे थी वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में बन रही थी, ये भी आपने नोट किया था। ऊष्मीय अपघटन के अंदर तीन एग्जाम्पल नोट किए थे, एक लेड नाइट्रेट का था जिसमें भूरे रंग के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा था, दूसरा था कैल्शियम कार्बोनेट, और तीसरा था फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला याद रखोगे FeSO4.7H2O, या उसको अपन हरा कशिश भी कहते हैं, ग्रीन विट्रोल के नाम से भी जानते हैं। और जब प्रकाशीय अपघटन नोट किया था तो प्रकाशीय अपघटन में एक नाम था सिल्वर क्लोराइड, दूसरा था सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर देखा जाए तो ये श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है। और सिल्वर क्लोराइड एक सफेद पदार्थ जिसको प्रकाश में रखने पर धूसर स्लेटी रंग में अपघटित हो जाता है। और सिल्वर क्लोराइड AgCl को सुरक्षित रखने के लिए रंगीन कांच की मोटी बोतलों का उपयोग किया जाता है। ये चीजें भी उसमें आपको याद रखनी है। और आज इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं दो बची हुई अभिक्रिया, जिसमें एक है वियोजन नहीं, एक है विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट, दो ही अभिक्रिया बचती है। तो चलते हैं नेक्स्ट अपन विस्थापन अभिक्रियाओं के ऊपर। आप लोग हेडिंग नोट करो, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया, या इसको इंग्लिश में नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल होता क्या है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ भी यूं है जिस पदार्थ का नाम है AB, और ये रिएक्शन कर रहा है C के साथ में। ये जो C है वो थोड़ा सा मजबूत आदमी है और AB जो बैठे वो है तो खूब मजबूत लेकिन C के कंपैरिजन में, तुलना में थोड़े से कमजोर है। जैसे ही आकर के C यहाँ पे रिएक्शन करता है तो C इस AB के अंदर से जो B बैठा है इसको हटा देता है और खुद C आकर के A के साथ में जुड़ जाता है। तो अभिक्रिया जब होगी तो उसमें A के साथ में जुड़ेगा कौन? C, और अलग कौन होगा? अलग हो जाएगा यहाँ से B। तो AC तो जुड़ेगा और B यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। विस्थापन क्या है, कैसे अपन इसको परिभाषित करते हैं, तो इसकी अपन परिभाषा में लिखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस रिएक्शन को अपन परिभाषित करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को
कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा के अंदर सिंपल कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या उसके यौगिक से हटा देता है, तो उसको अपन विस्थापन अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। ये जो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास में रहता है। एग्जाम्पल में आप याद रखोगे, यहाँ पर जिंक सल्फेट की जो अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रियाओं के अंदर FeSO4 जिसका नाम है फेरस सल्फेट, और इस फेरस सल्फेट की अभिक्रिया FeSO4 की जो अभिक्रिया है, ये जैसे ही जिंक के साथ में होती है, Zn जिंक इसके साथ में होती है, तो इस अभिक्रिया में जो जिंक है, इस जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है और इधर आयरन की क्रियाशीलता कुछ कम है। इसलिए जिंक इस फेरस सल्फेट से आयरन को हटा देता है, और हटाएगा तो यहाँ पे बन जाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाता है, और आयरन यहां से अलग हो जाता है, आयरन Fe यहां से अलग हो जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसको कहते हैं अपन नॉर्मल, इसको अपन नाम देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या पता चला, इस फेरस सल्फेट से जिंक की रिएक्शन होने पर जिंक की अधिक क्रियाशीलता के कारण जिंक इस फेरस सल्फेट से आयरन को हटा देता है। दूसरी रिएक्शन एक और अपन नोट करते हैं यहाँ पर। दूसरी रिएक्शन में अपन लिखते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। और ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है, दिखने में नीला होता है, इसका रंग नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। इसकी रिएक्शन जब आयरन के साथ होती है, लोहे के साथ में जब होती है, तो इस अभिक्रिया में आयरन की क्रियाशीलता ज्यादा है, कॉपर की क्रियाशीलता कम है, और जब रिएक्शन होगी तो ये आयरन कॉपर को हटा देगा, और जब हटाएगा तो यहाँ पे पदार्थ बनेगा FeSO4 प्लस बन जाएगा Cu। ये अभिक्रिया हो जाती है, ये सेकंड अभिक्रिया। इसको भी आप देखो तो ये भी विस्थापन क्या नाम, इस विस्थापन में इसको शामिल करते हैं। ये दोनों अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। फर्स्ट अभिक्रिया में आप देखोगे तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और सेकंड में आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है ना। परीक्षा में प्रश्न आता है कि लोहे की छड़ को या लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोने पर विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, क्यों? आंसर बताइए। अब इस रिएक्शन को मैं पूरे एक डायग्राम के माध्यम से अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आप ऐसा देखोगे कि कोई एक बर्तन है, और उस बर्तन के अंदर की तरफ कॉपर सल्फेट भरा हुआ है ना। नॉर्मल एक बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस बर्तन के अंदर, या फिर एक टेस्ट ट्यूब अपन लगा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब, एक स्टैंड के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा करके भी इस डायग्राम को दिखा सकते हैं। और टेस्ट ट्यूब के माध्यम से दिखाने की मैं अगर कोशिश करूं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ये जैसे अभिक्रिया में आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हो अच्छे से। इस डायग्राम को आप देखोगे तो यहीं से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इस पूरे को आप देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर आप नॉर्मली देख रहे हो कि ये जो नॉर्मल इधर की तरफ स्टैंड लगा हुआ है, और ये टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। इधर टेस्ट ट्यूब या फरक नली के अंदर धागा, और इस धागे से कॉपर सल्फेट का विलयन भरकर के अंदर लोहे की कील डुबो दी गई है। और इस लोहे की कील को डुबोने पर ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये विद इन 5 से 6 मिनट के अंदर
ब्लू कलर का सॉल्यूशन धीरे धीरे जो लोहे की कील डुबोई गई है इसके कारण ब्लू कलर का सॉल्यूशन धीरे धीरे भूरे कलर में चेंज हो जाएगा। प्रश्न आ जाता है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर ये जो इसका रंग है वो चेंज क्यों हो जाता है ना, ऐसा करके प्रश्न आता है परीक्षा में। जब भी प्रश्न आता है तो आप लोग इसका डायग्राम बना करके इसको नोट डाउन करोगे, अच्छे से इसको नोट भी करोगे, तो ये चीजें भी बहुत अच्छा इंक्रीज करती है, आपकी नंबर को बढ़ाने में हेल्प करती है ना। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से पहले आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ही है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि लोहे की छड़ कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोगे तो विलयन का रंग क्यों चेंज हो जाता है। और उसके अंदर इस डायग्राम में दिखा रहा हूं, और डायग्राम के साथ में इसकी भाषा रहती है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट फॉर्मूला है CuSO4। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे यानी कि Fe की छड़ डुबोने पर, लोहे की छड़ डुबोने पर विलयन का रंग भूरा हो जाता है। विलयन का रंग भूरा हो जाता है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एक प्रश्न बन गया। तो इस प्रश्न को अपन आसानी से करवा सकते हैं। अपन ये लिखते हैं, ये पहले तो पूरा डायग्राम बनाना, डायग्राम के अंदर स्टैंड बना दिया, स्टैंड के साथ में आपको परख नली लगानी है और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरना है। इधर की तरफ जो लिखा हुआ है ये कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ यहाँ पर परख नली, फिर लिखा हुआ यहाँ पर धागा, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इसमें नीचे लोहे की छड़ है ना। ये इसमें नोमेनक्लेचर दे रखे हैं, तो नोमेनक्लेचर में वापस यहाँ पे करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये लगी हुई है परख नली, परख नली, परख नली के साथ में लगा हुआ है धागा, धागे के बाद अंदर की तरफ भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का नीला विलयन, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है, और अंदर की तरफ लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ अंदर की तरफ है। अब ये रंग क्यों चेंज हो जाता, तो इस रंग चेंज होने के पीछे इसका जो मेन मकसद है, मेन जो रीजन है, ये तो यहाँ पे प्रश्न है, रंग क्यों चेंज हो जाता है। तो रंग चेंज होने के पीछे इसका कारण है, और कारण अपन देखें तो इसकी भाषा में अपन लिखते हैं कि इस अभिक्रिया में लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होने के कारण लोहा कॉपर को कॉपर के विलयन से विस्थापित कर देता है, इसलिए विलयन का रंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, आंसर में अपन लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं लोहा यानी कि Fe या लोहे की क्रियाशीलता, लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से, लोहे की क्रियाशीलता कॉपर Cu से अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण विस्थापन अभिक्रिया से, विस्थापन अभिक्रिया से विलयन का रंग, विलयन का रंग नीले से भूरा हो जाता है, विलयन का रंग नीले से भूरा हो जाता है। ये रिएक्शन है, और अपन लैब के अंदर इसको बाय प्रैक्टिकली भी अपन करके देखते हैं, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिकली देखते भी है, ये रिएक्शन कैसी होती है इसको पूरा प्रैक्टिकली देखते भी है। और लैब अच्छी है, जैसे हमारी स्कूल है तो उसमें बहुत रीच लैब बनी हुई है और शानदार, हर सब्सटेंस वहाँ पे है, हर एक केमिकल आपको वहाँ मिलता है। तो वहाँ हम अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिकली, बच्चे खुद अपने हाथ से करके और ये रिएक्शन देखते हैं।
परखनली में कॉपर सल्फेट डालते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छा ऐसे ही नीले कलर का होता है। और इस कॉपर सल्फेट में जैसे ही आप लोग जिंक चूर्ण डाल दो या फिर उसमें लोहे की छड़ डाल दो तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है और ब्राउन भूरे कलर का वहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में दिखाई जाती है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आपको पता कैसे पड़ेगा कि यहाँ पे लोहा ज़्यादा क्रियाशील है, कि जिंक क्रियाशील है, कि कॉपर क्रियाशील है। तो इसके लिए एक श्रेणी आती है जिसको अपन कहते हैं सक्रियता श्रेणी। और उस सक्रियता श्रेणी में एक्टिवेशन सीरीज में अच्छे से पता चल जाता है कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो 2-3 अभिक्रियाएं हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ और उसके बाद में इसको लेकर के चलता हूँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो इसमें कुछ मैं अभिक्रियाएं दिखा रहा हूँ और अभिक्रियाओं के जस्ट बाद में अपन इसके कुछ रिएक्शनों को देखते हैं। तो इसकी अभिक्रियाओं में एक तो अभिक्रिया मैंने सिंपल दिखा दी कि लोहे की छड़ इसको कॉपर सल्फेट में डालोगे तो रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद में बनेगा FeSO4 प्लस यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। वियोजन है, वियोजन क्या ना, ये विस्थापन है क्योंकि कॉपर क्रियाशीलता कम, आयरन क्रियाशीलता ज्यादा, तो इसलिए फेरस सल्फेट बन रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। इस पदार्थ का नाम है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का निर्माण हो रहा है, ये अभिक्रिया हो रही है। दूसरी अभिक्रिया आप देखोगे तो दूसरी अभिक्रिया के अंदर सिंपल रिएक्शन ये लिखते हैं Zn प्लस Zn के साथ में H2 या फिर FeSO4। FeSO4 रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे ZnSO4 बनेगा और Fe आयरन यहाँ से अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन भी विस्थापन अभिक्रियाओं में देखी जाती है। ओके, तीसरी रिएक्शन देखी जाती है लेड के साथ में, लेड जिसको अपन कहते हैं Pb या इसको कहते हैं लेड। इसकी रिएक्शन CuCl2 के साथ में, कॉपर क्लोराइड के साथ में, तो रिएक्शन के बाद में PbCl2 बनता है और कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। PbCl2 प्लस कॉपर, लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इसका नाम है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। इसका नाम है लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, इस लेड क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। विस्थापन अभिक्रिया में आप देख रहे हो कौन सी ज्यादा क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। अब यहाँ जो क्रियाशीलता का क्रम है, इस क्रियाशीलता के क्रम में कैसे क्रम पता चलेगा, तो इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी आती है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करोगे सक्रियता श्रेणी, या उसको कहते हैं एक्टिवेशन सीरीज। सक्रियता श्रेणी या उसको कहते हैं एक्टिवेशन सीरीज। एक्टिवेशन सीरीज सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं, एक्टिवेशन सीरीज के नाम से जानते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या है, तो सक्रियता श्रेणी बनाने से पहले, परिभाषा देने से पहले मैं सक्रियता श्रेणी में तत्वों को लिख लेता हूं। होता यूं है कि अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व या फिर सबसे कम क्रियाशील तत्व, इनको एक व्यवस्थित रूप से जब अरेंज किया जाता है, व्यवस्था दी जाती है, तो उस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। तो परिभाषा लिखते हैं धातुओं को क्रियाशीलता, धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना, घटते क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना, इसको कहती है सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी में तत्वों को देखोगे तो सबसे पहले है पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ये अधिक क्रियाशील तत्व है। यहाँ पे के को देखोगे तो के का नाम है पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद Na का नाम है सोडियम, Ca कैल्शियम,
Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम और Zn जिंक, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। इन सभी तत्वों को देखोगे तो ये अधिक क्रियाशील तत्व है ना, ये थोड़े से अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है। अधिक क्रियाशील तत्वों के बाद में नेक्स्ट आप देखोगे तो Fe, Pb और H हाइड्रोजन से इनकी तुलना होती है। तो यहाँ पे Fe का मतलब है आयरन, Pb का मतलब है लेड जिसको सीसा भी कहते हैं, और H का मतलब हाइड्रोजन, ये यहाँ पे रहते हैं है ना। तो यहाँ पे Fe, Pb और H ये यहाँ पे अलग हो जाते हैं ना, तो ये अलग है। इसके बाद में तीसरा आप देखोगे तो तीसरे में अपन नोट करते हैं नॉर्मली, तो उसमें Cu, Hg, Ag और Au ये तत्व आते हैं। Cu का मतलब है यहाँ पर कॉपर, Hg का मतलब यहाँ पे है मरकरी या इसको पारा भी कहते हैं, पारा। Ag का मतलब है सिल्वर जिसको सिंपल चांदी कहते हैं अपन, और लास्ट में है Au का मतलब ओरम है या इस ओरम को अपन सोना कहते हैं। तो इनकी भी क्रियाशीलता देख लो। जैसे यहाँ पे क्रियाशीलता आप देखोगे तो ये तत्व मध्यम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील तत्व है। और यहाँ इन तत्वों को देखोगे तो ये निम्न क्रियाशील तत्व है, निम्न क्रियाशील तत्व है। और इस पूरी सीरीज को आप देखोगे तो इस पूरी सीरीज के अंदर तत्वों को अपन ने क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया। ऐसे अगर अपन देखें तो ये तत्वों का क्रियाशीलता का घटता क्रम है, ऊपर से नीचे की तरफ जो क्रियाशीलता है ये यहाँ पर घट रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्रियाशीलता का घटता क्रम, ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। और क्रियाशीलता के जब घटते क्रम में इनको व्यवस्थित किया जाता है तो इधर से जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को अपन नाम देते हैं सक्रियता श्रेणी। तो ये क्रियाशीलता का एक घटता क्रम है और घटते क्रम को अपन सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब आप देखोगे तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है और सोना सबसे कम क्रियाशील है। तो ये एक सक्रियता श्रेणी है। जब धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और यही सक्रियता श्रेणी बताती है कि कौन सी मेटल अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। तो ये पूरी अभिक्रिया थी जिसको अपन ने विस्थापन अभिक्रिया के नाम से पढ़ा है। और अगली जो अभिक्रिया आ रही है, लास्ट अभिक्रिया जिसको अपन पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करोगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसको जब अपन परिभाषित करते हैं तो थोड़ी सी मैं पहले रिएक्शन लिख करके दिखा देता हूं। इस रिएक्शन के अंदर सबसे जो बेस्ट रिएक्शन दिखाई देती है उसमें एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है बेरियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट के साथ होती है ना, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, इस पदार्थ का नाम है बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ होती है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ। और जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के अंदर अपन देखें तो इस रिएक्शन में जो उत्पाद बनते हैं, इन उत्पादों की सीरीज को अपन देखें तो यहाँ से बेरियम और इधर से सल्फेट अलग हो जाते हैं। ये BaSO4 बनता है और इस पदार्थ का अवक्षेप बनता है, अवक्षेप प्रेसिपिटेट बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं PPT या इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट, है
है ना, यहाँ से इसका प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस यहाँ से रिएक्शन के अंदर बनता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का निर्माण होता है, यहाँ से Na और इधर से Cl का निर्माण होता है। द्विविस्थापन होती क्या है, इसको मैं परिभाषित अगर करूं तो अपन लिखते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दोनों पदार्थों का आपस में आदान प्रदान होता है। ये Na और Cl इसका आदान प्रदान हो गया और इधर बेरियम सल्फेट का आदान प्रदान हो गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दोनों पदार्थों का या दोनों आयनों का परस्पर जब आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दोनों पदार्थों का आपस में आदान प्रदान होता है ना, और अभिकारक के बीच में आयनों का भी आदान प्रदान होता है, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में अपन लिखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दोनों पदार्थों का परस्पर आदान प्रदान या आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया की ये पहली रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शन अगर दिखाना चाहे तो दूसरी रिएक्शन आप यूं याद रख सकते हो, एक पदार्थ है कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन आप कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिएक्शन जब होती है तो यहाँ से कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से पदार्थ बन जाएगा Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट बन गया, और वहां से बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस। रिएक्शन बैलेंस मांग रही है तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2, है ना, यहाँ पे 2 लिख लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये दूसरी अभिक्रिया है जिसको अपन विस्थापन के बाद में द्विविस्थापन में इसको शामिल करते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर अपन ने विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों के बारे में देखा है। अगला जो अपने पास में चैप्टर रहेगा, अगला जो इसका टॉपिक रहेगा, इसमें आप एक रिएक्शन और देख सकते हो जिसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन दिखाई जाती है। यहीं मैं नोट कर लेता हूँ, लेड नाइट्रेट ना, लेड नाइट्रेट और उसके साथ में तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस इसकी अभिक्रिया Ki के साथ में होती है। तो रिएक्शन जब होती है तो PbI बन जाता है और KNO3 बन जाता है। तो रिएक्शन के अंदर बनता है PbI प्लस बनता है KNO3 ना, सोडियम सॉल्ट पीटर तो पोटेशियम सॉल्ट पीटर, ये रिएक्शन हो रही है। तो इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों पदार्थों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी इसमें दिखाई जाती है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जिसके अंदर अपन ने विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों को देखा। अगला जो सेशन रहेगा, अगली जो क्लास रहेगी 5वीं क्लास, उसमें अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स रिएक्शन और विकृत गंधिता और उसके साथ साथ में संक्षारण, और ये टॉपिक हो जाएगा आपका खत्म, है ना। तो इसी खुशखबरी के साथ इस क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। और उससे पहले इस क्लासों को आप लोग शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस स्कूल में हो अभी वहाँ और बच्चों को बताइए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों तक जाए और उनका भी मेंटल जो लेवल है वो काफ़ी बिल्डअप हो। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट।